दोस्तों, प्रथम आईएएस की सीसेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम ये सीसेट सीरीज उड़ान बुकलेट की सहायता से शुरू कर रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है, तो सॉल्यूशन को ना देखते हुए अपन अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर होते हैं दो टाइप के। एक होता है रियल नंबर जिसको वास्तविक नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक नंबर कहते हैं। जो वास्तविक नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आगे फिर और पूर्णांक और भिन्न दशमलव संख्या में आगे जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो पूर्णांक संख्या वो होगी जो जीरो से शुरू होती है और पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब धनात्मक या ऋणात्मक में अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पॉजिटिव, इनफाइनाइट नेगेटिव, तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण अंक, एकदम पूर्ण अंक होगा। और फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे 1/2, 2/4, P/Q का फॉर्म, वही वो फ्रैक्शन है। भिन्न दशमलव 0.1, 5.67, ये सारे दशमलव पॉइंट वाले नंबर। फिर पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में अपन ने देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक और शून्य को जोड़ करके जो नंबर बनता है उसमें कोई एक भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, तो उसको कहेंगे नॉन नेगेटिव यानी गैर नकारात्मक। और जो जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ करके उसमें एक भी नंबर धनात्मक नहीं होगा, इसलिए उसको कहेंगे गैर धनात्मक, धनात्मक नॉन पॉजिटिव। फिर अपन देखेंगे कि नंबर आगे वॉल नंबर यानी पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में डिवाइड होता है। अब जो वॉल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, है ना। फिर अपन देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसमें होता है अभाज्य संख्या, एकांक संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, जैसे 1 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है या 11, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो 1 से लेकर 50 तक ऐसी लगभग लगभग 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। इसलिए अपन को अगर कोई पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का एवरेज नंबर क्या होगा, तो अपने को जो भी अभाज्य संख्या है उसमें 15 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर 50 से लेकर 100 तक पूछेंगे। ठीक है, तो 50 से लेकर 100 तक अगर पूछते हैं तो फिर उसमें अपने को पता है कि अभाज्य नंबर कितने होंगे? 10 ही होंगे, क्योंकि 15 तो 1 से 50 तक है और फिर आगे 10 ही अभाज्य संख्या है। वैसे ही आगे अपन देखेंगे 1 से लेकर 200 तक 46, और 1 से लेकर 500 तक 95, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ महत्तम समाप्रत्यय निकालने पर 1 आता है। एचसीएफ तो पता ही है आपको, एचसीएफ नहीं पता तो देख लेते हैं कि उनमें कॉमन नंबर कौन सा है। जैसे 2 का 2 टाइम्स और 1, और 3 का 3 टाइम्स और 1, तो इनमें कॉमन नंबर कौन है? 1। एक ही कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर होंगे सहअभाज्य संख्या। 11 13, 6 9, 25 19, ये सारे सहअभाज्य संख्या है। युग्म अभाज्य क्या होगी? यानी दो क्रमांगत कॉन्जुगेटिव नंबर जो होंगे 3 5, 5 7, 11 13, मतलब इनके बीच में जो गैप होगा वो 2 2 का होगा। यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? तो जैसे 4, 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 और 4 के अलावा और भी नंबर का भाग देता है। यानी भाज्य संख्या वो जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और भी दूसरे नंबर का भाग जाता है, तो वो होती है भाज्य नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या। फिर होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो उसके गुणनखंड करने पर फैक्टर जो अपन निकालते हैं, तो फैक्टर जितने भी उसके निकलेंगे उस फैक्टर को जोड़ने पर वही संख्या वापस बन जाती है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो 28, इसमें 1 2 4 7 14 इनको जोड़ने पर 28 हो जाते हैं, और 1 3 2 और 3 जोड़ने पर 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ये है बुकलेट उड़ान, इसमें दे रखा है, देख लीजिए। ये पूर्णांक नंबर, ये मिश्रित, ये पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, फिर सम और विषम। सम और विषम तो पता ही होगा, सम जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। फिर हम देखेंगे आगे
सवाल सवाल सब प्रथम सवाल देखेंगे। मान लीजिए P, Q, R और S भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लीजिए P और Q विषम है, भिन्न धन पूर्णांक भिन्न है, मतलब अलग अलग नंबर है। P, Q, R और S तीनों चारों में से एक भी समान नहीं है, चारों अलग अलग नंबर है। P, Q विषम है और R, S सम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। P माइनस, अपन सबसे पहले नंबर सोच लेते हैं। तो P, Q, R और S। P को मान लेते हैं 5, ठीक है, और Q को मान लेते हैं 3, R को मान लेते हैं 4 और S को मान लेते हैं 2, क्योंकि ये दोनों सम है। तो 4 और 2 सम है और ये 2 विषम है। इसमें क्या दे रखा है? P माइनस आर का होल स्क्वायर। P माइनस आर का होल स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q इंटू एस। Q कितना है? 3, S कितना है? 2, 3 इंटू 2 6 हो गए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आएगा? 6, यानी ये तो सम संख्या आ गई। अब दूसरा देखते हैं QS में क्या होगा? Q माइनस एस। Q अपन ने कितना माना है? तो Q अपन ने माना है 3, Q अपन ने माना है 3 और S कितना माना है? 2। तो 3 माइनस 2 का, सॉरी 3 माइनस 2 और Q का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और S वापस 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 और ये 2, 9 टू ज़ा 18, 18। तो ये भी सम हो गया। अब ऐसा नहीं कि ये सारी संख्याओं पर सही सिद्ध होगा, बट इसने पूछा है कि सम संख्या है, तो ये सम संख्या आ रही है, मतलब ये सही है, ठीक है। Q प्लस आर। Q कितना दे रखा है अपना? तो Q दे रखा है 3 और R कितना दे रखा है? R दे रखा है 4, उसका होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर ने 49। Q और R 3 और 4 होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, और P और S 5 और 2 7, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 3 और ये 7 का क्यूब हो जाएगा। तो ये विषम संख्या है, नहीं, इसका आंसर होगा वो होगा डी। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल सॉल्व करते हैं। 5 धन पूर्णांक संख्या है, इसमें P, Q, R, S और T में से 3 सम है और उनमें से 2 विषम है, और ये पता नहीं कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T। तो इसको इस तरह से कर देते हैं, Q R S माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा S प्लस T। अब मान लो कि ये तीनों सम है और ये दोनों विषम है, तो दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी क्या होता है? सम आता है। जैसे देख लो, 1 और 3 कितना है? 4, 3 और 5 कितना है? 8। दो विषम संख्या को जोड़ने पर सम, और सम संख्या को जोड़ने पर तो सम ही आएगा। तो सम में से सम जाएगा तब भी आंसर क्या आएगा? सम। निश्चित रूप से सम आ गया। अगर ये संख्या विषम है, मान लो इसमें से एक संख्या कोई विषम है और इसमें से भी एक संख्या कोई विषम है, ठीक है, तो उनको जोड़ने पर भी ये विषम आएगा और ये विषम आएगा, ठीक है। तो विषम में से विषम को माइनस करने पर, जैसे 5 में से 3 गया तो भी कितना आया? 2, तो भी सम आया। यानी जो प्रथम कथन है अपना वो सत्य है पूर्ण रूप से, ठीक है। यानी जब इस तरह के नंबर दे रखे हो और माइनस कॉमन आ रहा हो तो वो सत्य हो गया, ठीक है। बट सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2P प्लस Q प्लस 2R माइनस 2S प्लस T निश्चित रूप से विषम संख्या है। यहाँ पर देख क्या देख रहा है? एकदम फिक्स बताना है, ये विषम ही है, विषम के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये सम भी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे 2P प्लस Q प्लस 2R। अब मैं मान लेता हूँ एक सम है और एक विषम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक सम और एक विषम विषम हो जाएगा और ये पूरा सम हो जाएगा। तो सम माइनस विषम हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिटा देता हूँ, ज़्यादा हो गया है। ये 2P प्लस Q प्लस 2R, ये मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या है? दो, तीनों के तीनों सम नंबर है, तो सम नंबर है तो ये पूरा क्या आ जाएगा? सम। और ये दोनों के दोनों विषम नंबर है, तो ये दोनों विषम नंबर है, तो विषम माइनस विषम क्या आ जाएगा? सम। और सम माइनस सम तो सम ही रहता है, प्रश्न पूछा है कि निश्चित रूप से विषम है, मतलब ये कथन क्या हो गया?
और ये 10b और ये b कितना हो गया 11b। अब इसमें से 11 कॉमन आ जाएंगे, जैसे 11 कॉमन आ गए तो 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अपन देखेंगे अब इसने क्या कहा है कि ये जो 11 ए प्लस बी ये दो अंकों के महत्तम अंक के बराबर है। महत्तम अंक कौन सा, दो अंक 99। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी ए प्लस बी है वो 9 के इक्वल आएगा। और ये कितने रूप में आ सकता है, तो ये आ सकता है 1 8 2 7 3 6, ऐसे करते करते टोटल लास्ट में आएगा 8 1, ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 8 मान आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं 8, डी इसका आंसर सही है। फिर अपन देखेंगे भाजकता के नियम या विभाज्य के नियम। विभाज्य के नियम में अपन देखेंगे 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम, 7 8 9 10 11 12 जो भी दे रखे हैं वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 की भाजकता के नियम, 2 से अपने को 4 का भी पता चल जाएगा और 8 का पता चल जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 होने पर 2 होता है, 2 की पावर 2 होने पर 4 होगा और 2 की पावर 3 होने पर 8 होगा। यानी 2 की भाजकता का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम एक अंक यानी इकाई के अंक को 2 से डिवाइड करने पर अगर वो संख्या डिवाइड हो जाती है, जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है एक नंबर, तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। जैसे 4 6 2 0 8 1 0, तो ये लास्ट में जो 0 है या 1 0 है ये 2 से डिवाइड है। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड है तो 2 से 0 डिवाइड है। ठीक है, जैसे ही 2 से 0 डिवाइड है मतलब ये पूरा नंबर भी क्या है 2 से डिवाइड है। अरे समझ में। अब 2 का स्कोर 4, अब एक नंबर की जगह कितने नंबर लेने हैं 2, ये लास्ट की 1 यूनिट लेनी है और ये 2 लिखा हुआ मतलब जो लास्ट 2 यूनिट लेनी है अपने को। ठीक है, 3 यूनिट तक लेनी है अपने को। वैसे ही अगर 4 हो तो 4 यूनिट लेनी है। यानी किसी संख्या में जब 8 का भाग देंगे तो लास्ट की जो 3 संख्या है, 3 नंबर है, इकाई दाई और सैकड़ा, उसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस नंबर में पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। वैसे ही 4 का भाग है कि अंतिम 2 नंबर में अगर 4 का भाग जाता है तो उस नंबर में भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। वैसे 3 के भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है, तो 3 के भाजकता का नियम कहता है कि जो नंबर दे रखे हैं, जैसे कोई भी नंबर है 5 6 11 11 और 3 14 14 और 1 15, इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है 15, तो 15 है, इनको ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है इसको वापस ऐड कर दो, 5 + 1 कितना हो गया 6। अगर ये 3 से डिवाइड है मतलब इसका योग जो करने पर योग जो फल आता है वो अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर भी पूर्ण रूप से 3 से क्या होगी विभाजित होगा। वैसे ही 3 के जैसा कि जैसा 9 का भाजकता का नियम है, अगर अंकों का योग करने पर जो योगफल आता है वो 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 का और 10 का भाजकता का नियम भी सेम है कि 5 में क्या होता है कि उसकी इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 0 या 5 हो। और 10 के भाजकता का नियम भी यही कहता है कि उसकी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 0। 10 20 30 40 तो इकाई का अंक कितना होगा 0, इसमें 5 10 15 20 इस तरह से। और 7 का भाजकता का नियम, यदि अंतिम अंक के 2 गुने और शेष अंकों से बनी संख्या के बीच का अंतर या तो 7 शून्य हो या 7 के गुणज हो, यानी जैसे अपन को 3 4 3 देखना है। ठीक है, तो अंतिम जो संख्या है 3, इसका 2 गुना, 2 गुना कितना हो गया 3 का 2 गुना 6 हो गया, 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 2। ठीक है, 28 28 अगर 7 के टेबल में आ रहे हैं तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। अरे समझ में, ये 7 के भाजकता का नियम। 11 के भाजकता का नियम, इकाई के अंकों को आपस में जोड़ दो, सॉरी इकाई का क्या सम अंक जो है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है ये 4 नंबर का, तो ये है 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर का, जो विषम दिख रहे हैं 1 3, इनको ऐड कर लो 1 + 3 नंबर पर जो आ रहा है उस संख्या को, और 2 + 4 नंबर पर आ रही है उन संख्या को ऐड कर लो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो वो संख्या, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ 1 3 3 1। अब ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे है, तो 1 और 3 को जोड़ दो 1 + 3 और 3 + 1 कितना आ रहा है, ये भी 4 ये भी 4, यानी ये संख्या है वो 11 से डिवाइड है। 12 का भाजकता का नियम क्या होगा,
तो 6 का और 12 का भाजकता का नियम देखते हैं। 6 के भाजकता का नियम यानी 6 एक तो 2 × 3 है, यानी किसी नंबर में अगर 2 और 3 दोनों का एक साथ में भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। वैसे ही 12 के भाजकता का नियम है, अगर किसी नंबर में 3 और 4 दोनों का एक साथ में भाग जाता है तो उस नंबर में भी 12 का भाग जाएगा। यदि R और S दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से विभाज्य हो तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं है। अब अपन देखते हैं, अनिवार्यतः सही नहीं है मतलब अगर एक भी गलत हो रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो अपन दो नंबर देख लेते हैं, मान लीजिए 15 और 10। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, वही ले लेते हैं अपन। 15 और 10 में से क्या होगा, 15 में से 10 को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 5। 5 से विभाज्य मतलब ये सही है। 15 × 10 कितना हो गया, 150। 150 से विभाज्य मतलब ये भी सही है। और R² प्लस S², R² कितना होगा 225, 15 का स्क्वायर, और S² 100, इसको ऐड करने पर कितना होगा 325। 325 5 से विभाज्य ये भी सही है। बट 15 और 10 को ऐड करने पर आ रहा है 25, और 25 10 से विभाज्य नहीं, मतलब ये हो गया गलत। X, Y और Z के मानों के किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नंबर देखने पड़ेंगे। एक है नंबर 101, एक है नंबर 1001, एक है 11। तो अपन 11 तो नॉर्मल भाजकता का नियम जो अपन ने देख लिया है। 101 में क्या होता है, दो नंबर रिपीट होंगे, XY और XY, तो उस नंबर में जाएगा 101 का भाग। ठीक है, और अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है XY और XY, तो वो होगा 1001 से डिविजिबल। कैसे होगा, और एक नंबर और है जिसको याद रखना है आप सभी को, 10101। ये होगा XY और XY, एक ही जैसे 3 नंबर। अब तीनों को मैं सॉल्व करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देख लो, ये 6 अंकों का नंबर है। 6 अंकों का नंबर मतलब XYZ के पीछे 1 2 3 0 और फिर XY और Z। अगर इसमें से XYZ कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, XYZ कॉमन ले लिया, ये हो गया 1000, और यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया इसमें से, तो ये यहाँ पर 1000 बचा और यहाँ पर 1 बचा, तो ये हो गया 1001। ठीक है, अब 1001 के गुणनखंड करने पर, जब इसके गुणनखंड करेंगे अपन, तो 7 11 और 13 इसके क्या है, गुणनखंड है, इसलिए इसका आंसर तो डी है। बट अपन और भी कुछ आगे देख लेते हैं, और अपन देखेंगे अब। तो अपन देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि XY और XY, तो इसमें क्या होगा, ये और ये तीनों नंबर अलग अलग है। तो XY के पीछे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 जीरो। XY के पीछे कितने जीरो है, 1 और 2 जीरो, और फिर XY। ठीक है, तो यहाँ से अगर XY कॉमन लेता हूँ मैं तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, 1 2 और यहाँ पर 1, तो ये 2 जीरो, इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 1। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को। अब है चक्रिता और इकाई के अंक। अब इकाई के अंक के लिए ये जो सारणी दे रखी है यहाँ पर, इस सारणी को सही से, इस टेबल को सही से लर्न कर देना है, ऐसे लर्न कर देना है ताकि, अब देखो इसमें दे रखा है 0, तो जीरो की, अगर 0 की पावर 1 कर दे, 0 की पावर 2 कर दे, तब भी आंसर क्या आता है 0, यानी 0 का सिर्फ मान 0 ही आ सकता है, 0 के अलावा और कुछ मान दूसरा नहीं आ सकता। वैसे ही 1 के ऊपर पावर 1 रख दो, 2 रख दो, तब भी आंसर कितना आएगा 1। और 2, तो 2 के कितने मान सकते हैं, जैसे 2 की घात 1 कितना गया 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 6, और 2 की घात 4 8। ठीक है, तो अब वैसे ही जैसे ही मैंने 2 की घात 5 किया तो वापस कितना आएगा, तो वापस वही आंसर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई अंक के बारे में बताएं, तो 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये 8 हो जाएगा।
के लिए माफ करना, मैं फिर से बताता हूँ आपको। 2 की घात 1 इज इक्वल टू 2, 2 की घात 2 इज इक्वल टू 4, 2 की घात 3 इज इक्वल टू 8 और 2 की घात 4 इज इक्वल टू 16 और 2 की घात 5 इज इक्वल टू 32। यहाँ पर एक अंक वापस रिपीट हो गया। ठीक है, तो 4 अंकों तक हमें याद रखना है उसका। ठीक है, वैसे ही अब ये याद रखना है कि नंबर 0, 1, 5 और 6 तो इकाई अंक वही रहता है। अगर किसी नंबर में 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो तो देखना भी नहीं कि जैसे मतलब यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है 5000076 की पावर 1000, इसके इकाई का अंक बताओ, तो इसके इकाई का अंक होगा 6। आ रहा समझ में? कितना ही बड़ा नंबर हो सोचना ही नहीं है, अगर उसके इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई भी हो, 1, 0, 1, 5 और 6 में से, तो उसका इकाई का अंक भी वह ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इकाई का अंक में। ठीक है, और अगर उसके इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, उसे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 57,242 की पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ये नंबर दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि भाई 2 की घात कहाँ तक मतलब होती है। 2 की घात 4 तक होती है, यानी 2 के 4 मान हो सकते हैं। पहला 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये 4 मान हो सकते हैं। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक सिंगल फॉर्म में लाएंगे। सिंगल फॉर्म में लाने के क्या करेंगे, 6 इंटू 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 5 5 दिया 15, 1 30 और 31, अब 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 945। अब ये 945 आए, इनको करेंगे अपन, क्योंकि इसके 1, 2, 3 और 4 4 मान है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा, तो 4 से डिवाइड करने पर 9 एकम 9, 9 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, और फिर 4 उतारा, कितना हो गया 14, 4 3 जा 12, 2 बच गया, फिर 5, 4 6 जा 24, कितना बचा 1। तो इसके इकाई का अंक 2 की पावर 1 कितना है 2, तो उसका आंसर है 2। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है, सहज बच रहा है, शेष फल, उस शेष फल को उस नंबर के पावर के रूप में लिखेंगे, और जो आ रहा है आंसर वही उसका इकाई अंक है। वैसे ही देख लो यहाँ पर 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा, भी देखना अपने को। तो अपन देखेंगे 2019 को 4 से डिवाइड करने पर 4 पंजा 20, 0 1 उतारा नहीं जा रहा, 9 उतारा, 400 का 16, कितना बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा, यानी 3 की घात 3, 3 की घात 3 करने पर कितना आया 27, 27 को 10 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचा 7, ये आ गया 7। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं और जाते हैं शेषफल की तरफ। शेषफल कैसे सॉल्व किया जाता है, तो शेषफल को सॉल्व करने से पहले अपने को कुछ फॉर्मूलाज जानने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि जो नंबर का होता है भाज्य, भाज्य जिस नंबर का भाग दिया जाता है, भाजक जिस नंबर में भाग दिया जाता है, ठीक है, ये होगा भागफल जिसको क्वोशिएंट कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो बचेगा नीचे शेषफल जिसको रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे और कि कितना क्वेश्चन बचता है, कि किस तरह से होते हैं सॉल्व इसके क्वेश्चन, आगे हम देखते हैं। ए प्लस बी या ए माइनस बी अपॉन एन का शेषफल, ए अपॉन एन का शेषफल प्लस माइनस बी अपॉन एन का शेषफल यदि जोड़ने के बाद एन से अधिक है तो इसे एन से विभाजित किया जाएगा और परिणामी संख्या शेषफल हमारा उत्तर होगा। ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, बट इसको सॉल्व करने से अपन को समझ में आ जाएगा। यानी ए और बी कोई नंबर है, उस नंबर को, ए और बी कोई दो नंबर हैं, उस नंबर को अपन सॉल्व कर रहे हैं, और अलग अलग, जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 4 है और ये 8 है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, n से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो, तो 4 को डिवाइड करने पर, भाग देने पर 2 नंबर आया, और 8 में
4 आया। अब इनको दोनों को ऐड करा, कितना आ गया 6। 6 में वापस 2 से डिवाइड किया तो 3 इसका आंसर है, शेषफल है। सॉरी, 3 टाइम पूरा पूरा गया भाग, और इसका शेषफल क्या कितना बचा 0, तो 0 इसका शेषफल है। जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल क्या रहता है 0, रिमाइंडर क्या रहता है 0। हम आगे सॉल्व करते सवाल देखते हैं। सवालों के साथ में अपन सीखते भी हैं और सवाल सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पर एक फर्मेंट का प्रमेय दे रखा है। फर्मेंट के प्रमेय में क्या होता है कि कोई नंबर है ए, उसकी पावर है p-1 और उसी p से उसको डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। तो यदि शेषफल 1 है जहाँ p अभाज्य संख्या है और a p का सहअभाज्य संख्या है। मैंने अभी तुमको बताया था सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर p है और a है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी इनका जो एचसीएफ है वो 1 आता है, तो वो क्या होगी सहअभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर 9 को 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 9 को 13 से, क्योंकि 13 से 9 छोटा है इसलिए शेषफल 9 ही आएगा, ठीक है। फिर 99 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 7 91, 13 7 91, 91 ने 8 शेषफल बचा। फिर 9 से डिवाइड करने पर 13 7 91, 8 और 9, फिर 13 7 78, सॉरी 13 65 13 78, 13 7 91 78, 78, 11 बचेगा। 89 में से 78 गया कितना बचा 11। और वैसे ही अगर ये एक था 9 का, 9 2 बार रिपीट हुआ, 9 3 बार रिपीट हुआ, अब 9 को 4 बार रिपीट किया, ठीक है। 9 को 4 बार रिपीट किया तो 9 को 4 बार रिपीट करने पर क्या आ गया 13 7 91, 8 89, फिर वापस 65 13 78, 11 बच गया, 9 उतारा तो 13 104, 2 बच गया, ठीक है। और फिर आगे अपन करेंगे 9 9 9 9 9 डिवाइड बाय 13, इसको करते हैं 13 से डिवाइड करेंगे 9 9 9 9 9 को, 13 पंजे 65, 13 सिंह 78, 13 7 91, 8 9, 13 65, 13 सिंह 78, एक बचा 9, 13 पंजे 65, 13 सिंह 78, 13 7 91, 3 नाम 117, 2 बचा, फिर वापस 9 उतारा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 कितना बचा 3। अरे दोस्तों क्या हो रहा पता नहीं, पहली बार क्लास ले रहे तो थोड़ा समझते हुए टाइम लगेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 13 को जब 9 को 5 बार रिपीट करने पर शेषफल कितना आता है 3, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आगे, और 13 को 6 बार रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो अपने जब आया था शेषफल कितना है 3, और 3 को वापस 9 उतार के 13 26 33 39, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, यानी अगर एक और 9 उतारा तो 39, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 0। लास्ट टाइम अपने कितना आंसर आया था, शेषफल कितना बचा था 5 उतारने पर 3, और 3 के साथ में एक और 9 उतारा, क्योंकि अब 6 9 हो गए तो एक और नीचे आ गया 9, तो 9 में 39 यानी 0 आ गया समझ में। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। वापस करेंगे तो वापस वही डिवीजन होगा, यानी 9 8 11 2 3 और 0, 9 8 11 2 3 और 0, ये रिपीट हो रहा है। अब वापस ये का ये दोबारा रिपीट होगा, यानी संख्या हर 6 बार पे 0 आएगा आंसर, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 पे 0 आया, फिर 6 के बाद में किस पे 0 आएगा, तो 6 के बाद में और संख्या दोहराने पर 12 पर 0 आएगा, फिर 18 पर 0 आएगा, ऐसे करते करते 90 पर 0 आएगा और 96 पे 0 आएगा। इसने कितना बोला है 99, तो अगर 96 पे 0 आ रहा है तो फिर 97 पे कितना आएगा, तो 97 पे फिर से आएगा 9, 98 पे 8 और 99 पे 11, इसका आंसर कितना होगा 11। फिर हम देखेंगे 2 की घात 192 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा।
या 39, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, यानी अगर एक और 9 उतारा तो 39, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? 0। लास्ट टाइम अपने कितना आंसर आया था? शेषफल कितना बचा था 5 उतारने पर? 3। और 3 के साथ में एक और 9 उतारा, क्योंकि अब 6 9 हो गए तो एक और नीचे आ गया 9, तो 9 में 39 यानी 0 आ गया समझ में? तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। वापस करेंगे तो वापस वही डिवीजन होगा, यानी 9 8 11 2 3 और 0, 9 8 11 2 3 और 0, ये रिपीट हो रहा है। अब वापस ये का ये दोबारा रिपीट होगा, यानी संख्या हर 6 बार पे 0 आएगा आंसर, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 पे 0 आया, फिर 6 के बाद में किस पे 0 आएगा? तो 6 के बाद में और संख्या दोहराने पर 12 पर 0 आएगा, फिर 18 पर 0 आएगा, ऐसे करते करते 90 पर 0 आएगा और 96 पे 0 आएगा। इसने कितना बोला है? 99। तो अगर 96 पे 0 आ रहा है तो फिर 97 पे कितना आएगा? तो 97 पे फिर से आएगा 9, 98 पे 8 और 99 पे 11। इसका आंसर कितना होगा? 11। फिर हम देखेंगे 2 की घात 192 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जो 2 की घात 1 है उसको 6 से डिवाइड किएंगे तो शेषफल कितना आता है? 2। और 2 की घात 4 को, सॉरी 2 की घात 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 4। वैसे ही 2 की घात 3 को वापस करेंगे तो वापस 2 फिर 4, यानी सम संख्या पर होगा तो शेषफल कितना आएगा? तो सम संख्या पर होगा तो शेषफल आएगा 4। फिर आएंगे शून्य पर, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने को पता चलना चाहिए कि नंबर में कितने जीरो आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जीरो कहाँ पर दिख रहा है अपने को। जीरो अपने को दिखेगा एक का स्कोर करने पर 0 नहीं आएगा, 2 का घात 4 करने पर, 3 की घात या 4 की घात 8। यहाँ हम देखेंगे कि 5 की घात 10, यानी ये 10 शून्य आ गए, ठीक है? किस तरह से 10 शून्य आए? तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 10, यानी ये 0 है। यानी 5 हमेशा आए तो 5 के साथ में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, यानी ये शून्य पहले से अपने पास में अवेलेबल हो जाएगा। 10 की घात 20, ये तो हमारे 0 है ही, तो ये कितने हो गए? ये 20 0 हो गए, 20 शून्य हो गए, ठीक है? फिर 15 की घात 30, 15 की घात 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 30 और 5 की घात 30, 5 की घात 30, तो 5 की घात 30 लिखेंगे, 5 की घात 30, ठीक है? तो 5 की घात 30 लिखेंगे अपन, ये भी क्या है? 30 0 है, 30 शून्य है, ठीक है? उसी तरह हम आगे देखेंगे 20 की घात 40, ये भी क्या है? 4 की घात 40 और 5 की घात 40, तो यहाँ पर भी क्या है? 40 शून्य, ठीक है? तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। अब अपने पास में है 25 की घात 50। इस 25 की घात 50 क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 की घात 50, ये कितना हो गया? 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100। 5 की घात 100 और 100 शून्य ये, यानी यहाँ पर 100 और हो जाएंगे, यानी ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। इसका आंसर क्या है? 200। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे, या आगे अपन देखेंगे। सबसे पहले मिटा देता हूँ मैं करनी और घातांक। करनी और घातांक के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो तुमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? उनको कैसे याद रखना है, यानी जब आपने जैसे अंडर रूट देखा होगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, या अंडर रूट के बाद में कोई नंबर जैसे 3 अंडर रूट 2, मतलब क्या होता है इसका? तो इसका मतलब होता है कि जब अंडर रूट 2 है, यानी उसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी 2 की घात 1/2, यानी ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, n अंडर रूट a, ठीक है? तो यानी a की पावर 1/n, ये इसके बराबर है, ठीक है? अंडर रूट 2 यानी 1/2, अंडर रूट 3 यानी 3 सही 1/2, 3 सही 1 सॉरी 3 सही क्या, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। फिर हम आगे देखेंगे
इसी तरह से कि जैसे कोई दो नंबर है वो साथ में मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी, और दोनों अंडर रूट में है, ठीक है, तो उनको अलग अलग अपन लिख सकते हैं। अलग अलग सकते हैं मतलब एम ए और बी एम बी, ठीक है, यानी ए की पावर 1/m और बी की पावर 1/m। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। वैसे ही ये देखो एक और नंबर दे रखा है, यानी एन अंडर रूट ए और पावर एम दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m/n, ठीक है, या इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से दो अंडर रूट दे रखें तो एक अंडर रूट को अपन लिख सकते हैं और दूसरे को बार, और दोनों को ऐसे एक साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एन की पावर ए और एन की पावर बी, इसको मैं समझाता हूँ एक बार। यानी जैसे 5 की घात 2 दे रखी है और मल्टीप्लाई बाय 5 की घात 3 दे रखी है, तो दोनों के आधार क्या है, इक्वल है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी 5 की घात 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 की घात 5। जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब घातें समान हो, एक और कि जब जैसे 5 की घात 5 और 3 की घात 5, जब घात समान हो तो आधार में क्या होगा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। घातें ऊपर ऐसे गिरेंगे, 15 की घात भी भाई 15 की घात 5 हो जाएगा। आधार समान हो और घातें इक्वल हो तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और घात समान हो, आधार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो जो आधार है उनमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ में ऐसे पावर देख लिए तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं। और किसी भी नंबर जैसे 2 की पावर 0 तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, उसको 0 नहीं लिखना है, उसको 1 लिखना है, ये याद रखना है। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इन नियमों को समझते हैं। 2 की घात 40, 3 की घात 21, 4 की घात 18 और 8 की घात 12। तो 2 की घात 40 अपन ने एक नंबर लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 4 है यानी 2 की घात 2 के इक्वल है, पावर 18, और ये 8 यानी 2 की घात 3 की पावर 12। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अपन ने देखा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक पावर दे रखी है अंदर और दूसरी पावर बाहर दे रखी है, तो इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 × 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 36, और यहाँ पर 12 × 3, 12×3 = 36, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब ये देखो 2 की पावर 40 है तो इनसे बड़ा है ही। अब ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते, ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना, ये आंसर, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है। तो बचा कौन सा आंसर, तो आंसर है बी, बी इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 14 13 ऐसे करते करते 3 to 1 तक गुणा करना है, और उसको 3 की पावर m मल्टीप्लाई n की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अपन इसमें से कितने 3 निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखना है कितने 3 निकलेंगे। तो इसमें 3 है, ठीक है, फिर 12 में 3 होंगे, फिर 9 में 3 होंगे, फिर 6 में 3 होंगे। तो अपन जो जो नंबर में 3 होंगे उनको अलग लिख देते हैं। तो 15 में 3 है, ठीक है, फिर 12 में 3 है, फिर 9 में 3 है, फिर 6 में 3 है, फिर 3 में 3 है, ठीक है। बचे कौन कौन से, तो बचे वो यहाँ पर आ गए सारे, ठीक है। और इसमें 3 है तो इसमें जैसे 3 निकला तो अंदर क्या बचा, 5, ठीक है। तो 3 निकल गया, 3 × 5, 3 × 4, 3 × 3, 3 × 2 और 3 × 1। अब ये 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है। तो इसमें 1 3 2 3 3 3 4 5 और 6, 3 की घात 6, और अंदर क्या बचा, 5 × 4 × 2 × 1, और अब बाकी अपने बचा ही था वही 14 × 13 × 11 × 10 डैश 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 2 × 1, ये तो था ही अपने, ठीक है। तो ये पूरा मान लो n के इक्वल है, किसके इक्वल है, n के, और ये हो गया 3 की पावर m। तो इसको और इसको कंपेयर करने पर 3 की पावर 6 और 3 की पावर m, तो m का जो मान होगा वो कितना आएगा, 6, यानी इसका आंसर कितना है, बी 6। अब है
एन प्राकृत संख्याएं, एन प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ठीक है। एन प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग होता है एन इंटू एन प्लस वन। जैसे अपने को बोला जाए कि 1 से लेकर की 10 तक की क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 10 को कट कर देंगे 5 टाइम, 11 इंटू 5 55, 55 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 55। इसी तरह से अगर उन्हीं संख्याओं का वर्गों का योग पूछा जाए, जैसे क्रमांगत 10 वर्ग संख्याओं का योग, क्रमांगत 10 घन संख्याओं का योग, मतलब स्क्वायर नंबर का योग, क्यूब नंबर का योग, तो उसको भी अपन को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला अगर वर्ग का पूछा जाए तो एन इंटू ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। और ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और पहली एन सम संख्याओं का योग, यानी अगर इसमें पूछा जाए कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्योंकि सम संख्या का योग मतलब यहाँ पर 2 तो आगे होगा ही, तो 2 से ये कट जाएगा, यानी एन इंटू एन प्लस वन होगा, ठीक है। और विषम संख्या का योग पूछा जाए तो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, क्या होगा, एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखने हैं। पहली 65 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब 65 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन 65, 66 और 2n, 65 और 2 कितना हो गया 130, 130 और 131 मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई के अंक से अपन फाइंड कर सकते थे, बट इसमें सबका क्या है, ये इकाई का अंक 5 5 5 और 5, सबकी इकाई का अंक 5 है, ठीक है। तो अपन उससे फाइंड नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाय 6, तो उससे नहीं कर सकते, तो अपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा ये। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन के योग तथा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योग के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छा है, मतलब सवाल अच्छा तो नहीं, ये इजी है, बट इसको करते हैं अपन। 10 प्राकृत संख्याओं के घन के योग, अब घन का योग का फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो प्रथम 10 बोला है, तो 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। ये हो जाएगा 5 और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 इंटू 11 स्क्वायर, ये होगा 55, 55 का स्क्वायर 50 प्लस 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 323025, इसको 11 × 5, इसको 11 × 5 किया, इसको किया 212 और इसको 25 किया, और फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई किया 272, और फिर वापस 11 से मल्टीप्लाई किया तो 23025, क्योंकि 11 × 11 है। अब 11 के मल्टीप्लाई का एक रूल बता देता हूँ मैं तुमको, कि मैंने कैसे ये मल्टीप्लाई किया। 11 के मल्टीप्लाई का रूल भी बता देता हूँ। 11 के मल्टीप्लाई का रूल है, जैसे किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 21, तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 और 1 को लिख दो, 2 और 1 लिख दो, और दोनों को ऐड कर लो, ये 3, ये इसका मल्टीप्लाई। जैसे 11 को 92 से या 93 से किसी भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 9 और 8, तो 9 और 2, 9 और 2 को ऐड करने पर कितना आया 11, 11 और 1, यानी ये 10 हो गया, तो 1012, ये हो गया आंसर। 11 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान रहता है। तो ये आ गया, कितना है 3025। और एन प्राकृत संख्याओं का क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, कितना था 10 11
सॉरी, प्रथम 20 पे आकर्षण क्या बोला है? 20, 21 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 2, 10 का, ये 10 हो गया, 210। अब 3025 में से 210 माइनस करेंगे तो 2830 आ गया, 2815 आंसर आ गया। इस तरह से हमने ये जो चैप्टर था इसको खत्म किया ट्यूशन को। अब हम कल करेंगे महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन, एचसीएफ और एलसीएम।